हाँ तो बच्चों पार्टी, आज हम HCV के चैप्टर 29 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कूलम्स लॉ आई होप सबने पढ़ लिया होगा, और कूलम्स लॉ में ये फॉर्मूला आता है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो बस इसी फॉर्मूले से हम एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे? यहां से सॉल्व करने पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चाहिए तो हमें इंडिविजुअली सबकी डायमेंशन रखनी पड़ेगी। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन के लिए 1/4 पाई एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो 4 पाई की डायमेंशन नहीं रखेंगे। एफ की डायमेंशन है फोर्स, है फोर्स की डायमेंशन mlt-2। Q1 चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन होती है it। Q2 की डायमेंशन भी it अपॉन R स्क्वायर की डायमेंशन L स्क्वायर। इसको अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारी नेट डायमेंशन आ जाएगी। जैसे m से अगर मैं स्टार्ट कहूं तो m यहाँ डिनोमिनेटर में है, m की डायमेंशन हो जाएगी m-1। l में l और l स्क्वायर दैट इज l-3, t पावर 2, t ऊपर भी है तो t की पावर 4 i2। तो m-1 l-3 t की पावर 4 i स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नहीं मतलब आंसर हम निकाल चुके हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड से स्टार्ट करते हैं। अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, जिसमें हमारे पास क्या है, एक चार्ज है 1 कूलम का। इट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग, अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस। ठीक है, टेक द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस टू बी 2 किलोमीटर। फाइंड द, मतलब हमारे पास कुल मिला के दो चार्जेस हैं 1 कूलम। ये किसी भी बिल्डिंग की टॉप पर रखे हो क्या फर्क पड़ता है, बस इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। दो 1 कूलम के चार्जेस हैं जो 2 किलोमीटर की दूरी पर रखे हैं। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन ईच अदर। ये एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे और ये फोर्स आपके वेट का कितना गुना होगा। तो ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे वो आ जाएगा हमारा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 1 कूलम, Q2 की वैल्यू 1 कूलम डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R 2 किलोमीटर होने की वजह से 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ 9 × 10⁹ अपॉन 4 × 10⁻⁶, जिसकी वैल्यू 2.25 × 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर भी है 2.25 × 10⁻³ इस फोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये है 2250 न्यूटन, दैट इज 225 किलो जितना फोर्स। 225 किलो वेट, यानी कि 225 किलो का अगर एक आदमी है उसका जितना वेट होगा उतने वेट के बराबर फोर्स फील होगा, जो कि बहुत लार्ज अमाउंट है। इस क्वेश्चन को लेने का सेंस क्या है? इस क्वेश्चन को लेने का सेंस ये बताना है आप लोगों को कि 2 1 कूलम के चार्जेस ले पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। मतलब 1 कूलम चार्ज इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। अगर हम ऐसा ले लेते हैं, चार्ज 1 1 कूलम ले लेते हैं, तो वो एक दूसरे पर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए रियल लाइफ में जो चार्जेस हैं वो कूलम में पॉसिबल नहीं है। थर्ड, एट व्हाट सेपरेशन should two equal charges 1 कूलम each be placed so that force between them is equal to the weight of a 50 किलो पर्सन। मतलब हमसे पूछा गया है कि अगर हम दो 1 कूलम के चार्ज लें तो हम इनके बीच में डिस्टेंस कितना रखें ताकि ये एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएं वो 50 किलो वेट के बराबर लगाएं। मतलब जितना जितना वेट एक 50 किलो का आदमी का है उतना फोर्स लगाएं। तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं K विच इज 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फोर्स बराबर होना चाहिए 50 किलो के वेट के बराबर, दैट इज 50 × 9.8। यहां से R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये लिखा हुआ है 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 98 × 5 विच इज 490, विच इज 9 × 10⁸ अपॉन 49। तो अगर इसका अंडर रूट ले लिया जाए तो R की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁻⁴ अपॉन 7। आंसर मीटर में ही है, तो ये लिखा हुआ है 30 × 10⁻3, 30 × 10⁻3/7, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 4.3 × 10⁻3 मीटर है। 30/7 इज अप्रॉक्सीमेटली 4.3 और 4.3 × 10⁻3 तो अपना चलेगा ही चलेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया भाई। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें फोर्स जो था वो 8 के बराबर करना था। क्वेश्चन नंबर 4, टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। बहुत बढ़िया। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस
सो दैट द फोर्स टू इक्वल चार्जेस है। अच्छा इक्वल मतलब क्यू और क्यू। इसमें क्या है, हमसे चार्ज पूछ लिया गया ताकि फोर्स 50 वेट के बराबर हो, तो सेम ही क्वेश्चन है, बस आपको वो फोर्स को 50 किलो वेट के बराबर करना है। ठीक, तो फोर्स होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, R1 है, शुड बी इक्वल टू 50 किलो वेट, दैट इज 50 इंटू 4 सॉरी 9.8। यहां से क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 490 अपॉन 9 इंटू 10 रेज पावर 9 विच इज 49 अपॉन 9 इंटू 10 रेज पावर 8। उल्टा आंसर आएगा, मतलब क्यू की वैल्यू हमारे पास आएगी 7/3 इंटू 10 रेज पावर 4। 7/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर मैं कहूं तो 2.33 होती है। 2.33 इंटू 10 रेज पावर -4 कूलम। 2.3 इंटू 10 रेज पावर -4 कूलम इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर इज 2.3 इंटू 10 रेज पावर -4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स बताइए, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। ये जो डिस्टेंस होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। द प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस रिमेन एट अ सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। ये भी बताया गया है कि ये जो प्रोटॉन है, ये जो डिस्टेंस है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, मतलब ये जो फोर्स लगेगा वो न्यूक्लियस के अंदर लगेगा। तो कुल मिला के आपसे पूछना चाह रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन कितना फोर्स लगाएंगे। तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻32 इंटू 10⁻+30। 10⁻+30 नीचे से आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। फोर्स की वैल्यू सॉरी 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 19 10⁻−19 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻−38 जाएगा। 39 10 बचेगा, तो 90 इंटू 1.6 इंटू 1.6, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो गिवन आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू 230.4 आती है भाई। दिस वैल्यू इज 230.4, जिसका अप्रॉक्सीमेटली 230 न्यूटन लिया गया है। लेकिन अगर आप इस फोर्स की वैल्यू देखो तो 230 न्यूटन देखने में तो शायद बहुत लार्ज फोर्स कुछ लोगों को ना लगे, बट दिस इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ अ फोर्स। प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स है, क्योंकि प्रोटॉन का मास बहुत कम है, तो उसके लिए ये फोर्स बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स है। ठीक है भाई। सिक्स्थ क्वेश्चन, दो चार्ज हैं, दो और 2 इंटू 10⁻⁻6 एंड 1 इंटू 10⁻⁻6 आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, 2 इंटू 10⁻⁻6 और एक 1 इंटू 10⁻⁻6, और दोनों 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। Where should a third charge be placed so that it experiences no net force due to these charges? हमारे पास एक तीसरा चार्ज है, बताइए उसको कहाँ रखें ताकि उसको कोई भी फोर्स फील ना हो। तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, दोनों सेम साइन है, चार्जेस के दोनों के साइन सेम है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में आएगा। जब चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के भी होते हैं तो बीच में आता है, सेम साइन के होते हैं तो बीच में आता है, और चार्जेस जब डिफरेंट साइन के होते हैं तो आउटर रीजन में आता है, आउटर रीजन में भी छोटे चार्ज के पास। तो इसमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो बीच में कहीं आएगा। क्यू चार्ज मान लेता हूँ बीच में कहीं रखा हुआ है, इससे डिस्टेंस x ले लेते हैं, तो इससे डिस्टेंस 10-x। दोनों की वजह से लगने वाला फोर्स, दैट इज पहले चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स और दूसरे चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमें चार्ज इक्विलिब्रियम में चाहिए, नो नेट फोर्स। दोनों फोर्सेस बराबर करने पड़ेंगे। दोनों फोर्सेस अगर मैं बराबर करूं तो लिखूंगा k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इसको बैलेंस करेगा k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 10-x का होल स्क्वायर। k 10⁻⁻6q k 10⁻⁻6q ये सब कैंसल आउट हो जाएगा। इससे सॉल्व करने पर हमारा 2 इंटू 10⁻⁻x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, दैट इज √2 इंटू 10⁻x इक्वल टू x। प्लस माइनस x लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि x पॉजिटिव ही होगा। और हमारे पास यहाँ से आ गया √2, 10√2 बराबर √2 प्लस 1x। x की वैल्यू आ रही है 10√2 अपॉन √2 प्लस 1। 10√2 की वैल्यू √2 के लिए 1.414, तो 1.414 तो 14.14 अपॉन 1.414 2.414, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी 5.9 सेंटीमीटर। ये वैल्यू 5.85 सेंटीमीटर आ रही है, जिसकी वैल्यू शायद 5.9 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट करके दी गई है फ्रॉम द लार्जर चार्ज।
5.9 सेंटीमीटर फ्रॉम द लार्जर चार्ज, हमने डिस्टेंस x भी लार्जर चार्ज से ही लिया है, तो आंसर 5.9 इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो आंसर 5.85 के आसपास आ रहा है, ठीक। चलिए, सपोज द सेकेंड चार्ज, ये लीजिए क्वेश्चन चेंज कर दिया ना, मतलब जो हम सोच रहे थे वही हुआ। इनमें क्या किया, अब हमने क्या किया कि सेकंड चार्ज का साइन उल्टा ले लिया। सेकंड चार्ज लिया है -1 इंटू 10⁻⁻⁶। अब बताइए इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा। तो हम यही बात कर रहे थे कि अगर चार्जेस सेम साइन के होते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में आता है, लेकिन अगर चार्जेस अपोजिट साइन के होते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आउटर रीजन्स में आता है। आउटर रीजन मतलब लेफ्ट या राइट, लेकिन छोटे चार्ज के पास। तो यहाँ छोटा चार्ज है 1 इंटू 10⁻⁻⁶, साइन नहीं मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड में छोटा 1 वाला चार्ज है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट इसके राइट में जाएगा। अगर इससे डिस्टेंस x है तो दूसरे वाले से डिस्टेंस 10 प्लस x होगा। तो 1 की वजह से लगने वाला फोर्स होगा k1 इंटू 10⁻⁻⁶ Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इसको बैलेंस करेगा 2 वाले का फोर्स k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस x का होल स्क्वायर। k 10⁻⁻⁶, ये सब कैंसिल हो जाता है। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई 10 प्लस एक्स इक्वल टू √2x, x की वैल्यू 10 अपॉन √2 - 1, √2 - 1 की वैल्यू 0.414, 0.414, तो 10 डिवाइडेड बाय 0.414 की वैल्यू सॉल्व करने पर 24.15 सेंटीमीटर। इसने कितनी बोली है, 24.15 सेंटीमीटर। अच्छा, लार्जर चार्ज से 34.1, तो लार्जर चार्ज से पूछे तो 10 प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 34.15 सेंटीमीटर, जिसे अप्रॉक्सीमेट करके 34.1 भी दिया गया है। तो 34.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द लार्जर चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज इन द साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज। बड़े चार्ज से 34 सेंटीमीटर की दूरी पर, 34.1 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेकिन किस साइड, इन द साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर साइड की तरफ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। ले, हमें बोला गया 2 चार्ज पार्टिकल हैं जो कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, इनके पीछे मिनिमम फोर्स बताओ। अब डाउट ये आता है क्वेश्चन देखकर, ऐसा लगता है कई बार कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें चार्ज तो बताया ही नहीं है। लेकिन ये चार्ज आपको सोचना है, क्योंकि आपसे मिनिमम पॉसिबल फोर्स पूछा है। फोर्स सबसे कम कब होगा, जब चार्ज सबसे कम होगा। चार्ज अगर कम से कम होगा तो फोर्स कम से कम होगा, और कम से कम चार्ज किसी भी बॉडी पर हो सकता है ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये आपको बताया गया होगा, क्वांटाइजेशन रूल आपको पढ़ाया गया होगा, और ये बताया गया होगा कि मिनिमम चार्ज किसी भी बॉडी पर जो पॉसिबल है वो ई पॉसिबल है। तो 2 ई अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच का फोर्स मिनिमम होगा, क्योंकि चार्ज मिनिमम है। तो इनके बीच में फोर्स लगेगा 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 भी हमें मिनिमम लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर है 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर, अगर मैं पावर 10 की ले लेता हूँ तो -38 अपॉन 10 की पावर -4, 9 4 13 25 पावर आ जाएगी। 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -25। ये 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अगर आप करो तो ये वैल्यू आती है 23.04 इंटू 10 की पावर -25। इसने कितना बोला है, 2.3। अच्छा, एक पावर और उड़ा दी तो आ रहा है मेरा 2.3 इंटू 10⁻⁻24। आंसर भी यही है। एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो एग्जैक्ट आंसर तो मैच नहीं खा रहा, लेकिन हमने 2.304 आ रहा है अपना, और इन्होंने 2.3 दिया है, तो इतना अप्रॉक्सीमेट आंसर चलेगा इंटू 10⁻⁻24। ठीक है ना भाई, एचसी में इतना अप्रॉक्सीमेशन चलता है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाह, 100 ग्राम पानी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहला सवाल ये है कि 100 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और उस पर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करें। पानी है, पानी बना है H2O से। H के पास एक और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं भाई, ऑक्सीजन के पास जहां तक मुझे याद है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 ही होते हैं ना भाई, तो 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। यानी पूरे H2O के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना भाई, एक H2O के पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे टोटल कितने H2O हैं हम ये पता कर लेते हैं। 100 ग्राम पानी में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 100/18, क्योंकि H2O का मास है 18।
अगर इतने मोल्स हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100/18 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो एक मॉलिक्यूल के पास 10 है, तो इतने मॉलिक्यूल्स के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 100/18 इंटू Na इंटू 10, दैट इज 1000/18 इंटू एवोगैड्रो 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास आ रहा है 60.23 इंटू 10⁻25/18, और 60.23 डिवाइडेड बाय 18 अगर हम करते हैं तो 3.35 के आसपास आता है। ये एग्जैक्ट है, चलो 3.346 आता है, लेकिन इसको इन्होंने 3.346 को 3.35 इंटू 10⁻25 दे दिया। इतने नंबर आएंगे तो 3.35 इंटू 10⁻25। अगर इन पे चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज हो जाएगा Ne। नंबर है 3.35 इंटू 10⁻25 और E है 1.6 इंटू 10⁻19। तो 3.35 इंटू 1.6 अगर हम करें तो 5.36 आ रहा है। इन्होंने 5.35 उसको भी अप्रॉक्सीमेट दिया हुआ है। 5.35 इंटू 10⁻6 ये कूलम चार्ज आएगा। टोटल चार्ज को अगर कंबाइन कर दें तो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा 5.35 इंटू 10⁻6 कूलम। 100 ग्राम पानी के अंदर इतना चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 10th, सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प टुगेदर। मतलब हमने क्या किया, उसके सारे इलेक्ट्रॉन निकाले, उसका एक लंप बनाकर नेगेटिव चार्ज बना दिया और सभी न्यूक्लियाई को पॉजिटिव चार्ज बना दिया। मतलब वो कहना चाह रहा है कि सभी नेगेटिव एक तरफ कर लिए, सभी पॉजिटिव एक तरफ कर लिए, और दोनों 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए। मतलब पिछले क्वेश्चन में जो हमने चार्ज निकाला 5.35 इंटू 10⁻6, 5.35 इंटू 10⁻6 ये, और इसी का भाई विच इज -5.35 इंटू 10⁻6 को अगर हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें तो इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंपेयर करके बताइए। तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यार सीधा सिंपल सवाल है, K(Q1Q2/r², 5.35 इंटू 10⁻6 इंटू 5.35 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 का होल स्क्वायर। यहाँ से फोर्स की वैल्यू 5.35 इंटू 5.35 इंटू 9, 257.6, 257.6 इंटू 10 की पावर कंबाइन कर लेते हैं। 9 6 15 15 6 21 21 21 और 2 23, ये वैल्यू आ रही है। इसको इन्होंने 2.56 लिख दिया है। 2.56 इंटू 10 की पावर 25 न्यूटन। 2.56, अब ये थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं, पता नहीं क्यों अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं। 2.56 इंटू 10⁻25। एक्चुअली में इसकी वैल्यू 5.35 नहीं आ रही थी ना, 5 पॉइंट कुछ और आ रही थी, लेकिन उन्होंने 5.35 ले ली थी, तो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन की वजह से आंसर थोड़ा सा मैच नहीं खा रहा, लेकिन फिर भी 2.56 के आसपास अपना आंसर आ रहा है 10⁻25। और ये आपके वेट से तो कंपेयर करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हैं हमारे वेट के रिस्पेक्ट में ये कितना है। कंसिडर अ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस। ठीक है, हमारे पास एक गोल्ड न्यूक्लियस है जो 6.9 फर्मीमीटर, ये 6.9 फर्मीमीटर क्या होता है, फर्मीमीटर होता है 10⁻⁹। तो ये हमारे पास एक गोल्ड न्यूक्लियस है जिसका रेडियस है r, जहां r की वैल्यू है 6.9 इंटू 10⁻15 मीटर, इन विच न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दिस टू प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट द लार्जेस्ट सेपरेशन। दो प्रोटॉन के बीच का फोर्स बताइए जो लार्जेस्ट डिस्टेंस पर, और लार्जेस्ट डिस्टेंस एक सर्कल में कितना हो सकता है 2r, एक स्फीयर में मैक्सिमम डिस्टेंस 2r। Why do these two protons do not fly apart under this repulsion? सबसे पहले तो फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स K(Q1Q2/r², K(Q1Q2) डिवाइडेड बाय r², और r² है 6.9 इंटू 10⁻15 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 6.9 इंटू 6.9 इंटू 10 की पावर जो बच जाएगी पॉजिटिव पावर, वो देख लेते हैं। 9 इधर से 30, 39 39 और एक 10 बचेगा, तो 9 इंटू 16 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6.9 एंड 6.9, तो इसका आंसर 4.83। एक मिनट गलती कर दी, 6.9 नहीं होगा भाई, डिस्टेंस डिस्टेंस वोंट बी 6.9, 2r है ना भाई डिस्टेंस, तो 2 इंटू 6.9, 2 इंटू 6.9 मतलब इंटू 4 भी लेना पड़ेगा, और डिवाइड बाय 4 करें तो 1.21 न्यूटन आता है, लेकिन उन्होंने 1.2 लिया है, तो 1.2 न्यूटन इज द फोर्स। अब वो ये कहना चाह रहा है 1.2 न्यूटन तो बड़ा फोर्स नहीं है,
भाई 1.2 न्यूटन अगर प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स है, क्योंकि उसका मास बहुत कम है। तो वो ये कह रहा है कि ये प्रोटॉन्स दूर क्यों नहीं जाते। एक्चुअली में इसका कारण आपको पढ़ाएंगे एक और चैप्टर में जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें बताते हैं कि इनके बीच में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता, एक न्यूक्लियर फोर्स भी लगता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और वो न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअली में अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जो कि प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध के रखता है, उसको जाने नहीं देता। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। टू स्मॉल इंसुलेटिंग स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट वन अनदर। दोनों इंसुलेटिंग स्फीयर एक दूसरे से रब किए गए। रब करने का मतलब है आपस में रब किया, तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो गया, यानी एक पे अगर प्लस क्यू आए तो दूसरे पे माइनस क्यू, और इन दोनों को 1 सेंटीमीटर अपार्ट कर दिया गया। ये देखा गया कि एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं 0.1 न्यूटन लगा रहे हैं, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी कितने इलेक्ट्रॉन गए। तो कुल मिला के चार्ज ही पूछ रहे हैं, चार्ज पता लग गया तो इलेक्ट्रॉन पता लग जाएगा। इन दोनों के बीच का फोर्स है 0.1 न्यूटन। फोर्स होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज 10⁻² का होल स्क्वायर। यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 0.1 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹, विच इज 1/9 इंटू 10⁻14। यहाँ से Q की वैल्यू आ रही है 1/3 इंटू 10⁻7। अब हमें पता है किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो n ही होता है, दैट इज n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 1/3 इंटू 10⁻7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। आंसर में ऑर्डर क्या है, 10⁻11। ठीक है, तो 7 से ये गया तो ये बच गया 10⁻12 अपॉन 3 इंटू 1.6 4.8। तो n को आप लिख सकते हैं 10/4.8 इंटू 10⁻11, क्योंकि आंसर 10⁻11 में है तो अपन भी 10⁻11 ही रखते हैं फॉर्मूले में। तो 2.08 इंटू 10⁻11 आ रहा है। आंसर क्या है 2। ओहो भाई साहब, इतना अप्रोक्सीमेशन। ठीक है भाई, इतना अप्रोक्सीमेशन HCV में चलेगा भाई। तो 2 इंटू 10⁻11 इन्होंने ऑप्शन लिया है। आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना भाई। हम सब असहाय हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जो HCV आंसर देगा हमें मानना पड़ेगा। NaCl मॉलिक्यूल इज बाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन आयंस। NaCl आपस में बाउंड इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है सोडियम और क्लोरीन आयन में, Na प्लस और Cl माइनस में, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का क्लोरीन में चला गया, तो Na प्लस Cl माइनस बन गया। तो हमारे पास एक Na प्लस है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक Cl माइनस है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में है, और ये दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, ये गंदा सा डिस्टेंस 2.75 इंटू 10⁻10 मीटर। ध्यान रखना मैंने इसको मीटर में कर लिया। इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताइए। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। 2.75 है, सॉरी। तो 2.75 को आप लिख सकते हैं 5.5 11/4 11/4 इंटू 10⁻10 मीटर। 11/4 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है ना भाई। तो ठीक, फोर्स निकालते हैं के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह रखा हमने 121/16 इंटू कितना आया 10⁻20। 29 सब कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 121 इंटू 16 इंटू 10⁻20 और 9 29 38 से गया, 29 और 38 गए, 29 और 38 गए -9। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 121, ये आ रहा है 3.05। 3.05 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, जो कि एग्जैक्ट आंसर है। ठीक, स्टेट द असम्पशंस इफ एनी दैट यू हैव मेड। इसमें हम ये मान रहे हैं कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में ट्रांसफर हुआ है सोडियम से क्लोरीन, बट पूरा इलेक्ट्रॉन है ना ट्रांसफर नहीं होता, मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो उसमें पूरा इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि ट्रांसफर हुआ है। ठीक, चलिए। और दूसरा, हमने नेट चार्ज इनको दोनों को इस दूरी पर रखा है, बट हर बार ये दूरी हो जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ऊपर क्वेश्चन क्या 14, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ, कुछ चीज़ों का यूज़ है यहाँ पर, वो ये कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का भी नॉलेज होना चाहिए। दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वहीं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1 m2 बाय आर स्क्वायर।
ये दोनों की हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये दोनों की नॉलेज हमें है तो ही हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए, इन दोनों के बीच का रेशो पूछा है, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशो पूछा, तो आर स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो गया। ये वैल्यूज अगर मैं रख दूं तो के क्यू वन क्यू टू इलेक्ट्रिक अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय जी एम वन एम टू, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 और एम वन की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 होता है। तो सबसे पहले तो 10 की पावर देख लेते हैं भाई, वो ज़्यादा जरूरी है। 9 पॉजिटिव में है, ये 11 पॉजिटिव में, 20 और 27 47, 47 और 27 74, 74 पावर पॉजिटिव में जाएगी, 74 पॉजिटिव में गई, 38 नेगेटिव में गई। 74 और 38 का डिफरेंस आ गया 2 30 4 36 10 की पावर 36 इंटू, इसके अलावा जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो अलग कर लीजिए। कांस्टेंट मतलब जो न्यूमेरिकल टर्म्स है, डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 1.67 डिवाइडेड बाय 1.67 डिवाइडेड बाय 6.67। वाह, तो 1.24 के आसपास आ रहा है। हाँ, 1.238 आ रहा है वैसे तो। 1.238 दिया इन्होंने, 1.23 ही ले लिया इंटू 10⁻36। ये रेशो आ रहा है गिवन फोर्सेस का, जो कि हमारे आंसर से अप्रोक्सीमेटली मैच भी खा रहा है। 1.238 आ रहा है वैसे तो एग्जैक्ट, बट 1.23 लिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या है? सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन द टू प्रोटॉन। ये देखो न्यूक्लियर फोर्स दे दिया, उन्होंने कहा है कि दो प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्सेस लग रहा है, दो प्रोटॉन एक दूसरे पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू हमें दे दी गई है C इंटू ई की पावर माइनस के आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सबसे पहले हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है C और K का। तो ए पार्ट में हमें C और K का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले ई की पावर माइनस के आर डायमेंशनलेस होता है, जिससे के आर डायमेंशनलेस आ गया। के आर डायमेंशनलेस आ गया तो के की डायमेंशन 1/r यानी l-1, जो कि हमारा आंसर भी है। सी की डायमेंशन की बात करें, इसका मतलब फोर्स की जो डायमेंशन है वो C डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ गई, क्योंकि हमारा बचा हुआ टर्म तो डायमेंशनलेस है, पूरा टर्म डायमेंशनल है, तो फोर्स C बाय आर स्क्वायर आ गया। तो C की डायमेंशन इज एफ आर स्क्वायर और फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, तो C की डायमेंशन इज ML3T-2। C की डायमेंशन ML3T-2, ये भी हमारा मैच हो गया। तो हमारे दोनों आंसर मैच हो गए ए के। अब बात करते हैं बी यूनिट की बात। यूनिट भी पूछिए क्या? एंड ऐसा यूनिट लो, ऐसा यूनिट में ये हमारा बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और वो हमारा बन गया मीटर इनवर्स। ये दोनों भी सही है। अब बात कर लेते हैं, सपोज दैट के इक्वल टू 1, के 1 है, और ये रिपल्सिव जो फोर्स है, जो उनके बीच का रिपल्सिव फोर्स है प्रोटॉन्स के बीच का, वो बैलेंस हो रहा है इस अट्रैक्टिव फोर्स से, जब सेपरेशन 5 फर्मी था। तो सी की वैल्यू बताइए। मतलब वो कहना चाह रहा है जब दो प्रोटॉन 5 फर्मी की दूरी पर हैं तो उन पर लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बैलेंस हो रहा है। इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर से लगेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स सी ई की पावर माइनस के आर बाय आर स्क्वायर से लगेगा। के की वैल्यू 1 है, इसलिए के की मैंने वैल्यू 1 रख दी है। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू अगर मैं रख दूं तो आर की वैल्यू हमें 5 फर्मी दे रखी है, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, C1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 60 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बराबर C इंटू ई की पावर -5। ई की पावर 5 नहीं दे रखा ना? ठीक है, यहां से C की वैल्यू आ रही है 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू ई की पावर 5 इंटू 10 की पावर -38 में से 9 गया तो -29। ये आंसर आ रहा है भाई। C की वैल्यू 10⁻26 के ऑर्डर की है, तो 10⁻6 अलग रखो। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू ई की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -26 को अलग कर लिया भाई। ई की पावर 5 पहले तो निकालना पड़ेगा। ई होता है 2.718 2.718 का पावर 5 अगर हम करें तो इसकी वैल्यू आती है
148.39 इंटू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 1000, 3.4 के आसपास, 3.4, अरे सही है। तो ये वैल्यू मैच कराने पर आती है 3.4 इंटू 10⁻⁻26। वैसे तो 3.42 आ रही है, लेकिन ठीक है 3.4 ही ली गई है। एचसीवी में इतना अप्रोक्सीमेशन जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ चलता है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या, 3 इक्वल चार्जेस आर हेल्ड फिक्स्ड एट 3 एंड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इस पर 3 इक्वल चार्जेस क्यू क्यू क्यू, जिसका क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है, इनको हेल्प फिक्स किया गया है। फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट टू। एक पर फोर्स बताइए, बाकी दो की वजह से, देखिए आइडेंटिकल चार्ज होने की वजह से फोर्स रिपल्सिव लगेगा एफ, और इस पे भी आइडेंटिकल चार्ज होने की वजह से फोर्स लगेगा एफ रिपल्सिव। इन दोनों के फोर्स के बीच में एंगल 60 आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में एंगल 60 होता है, तो नेट रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 से, अगर आप देखो कॉस 60 हाफ हाफ से 2 गया, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दैट इज रूट 3 एफ स्क्वायर, यानी इनके बीच में जो नेट फोर्स एक पार्टिकल पर लगेगा वो लगेगा एफ रूट 3 फोर्स लगेगा। और ये फोर्स 30 डिग्री विद द एक्सटेंडेड साइड, ये फोर्स बीच में आएगा, एकदम नेट फोर्स बीच में आएगा, यानी एक साइड को अगर एक्सटेंड कर दें तो उससे 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री विद द एक्सटेंडेड साइड्स। पहले तो ये आ गया। मैग्नीट्यूड निकालने तो एफ√3 लिखा हुआ है, एफ है के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर, तो के क्यू1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू भी 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर का √3, 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 25। 10 की पावर की अगर मैं बात कहूं तो 10 की पावर हम कंबाइन कर लेते हैं, तो 6 6 12 12 12 12 और इधर 13 है, इंटू 10 भी आ जाएगा। ये वैल्यू आएगी 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाय इंटू 10, सॉरी इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25 इंटू √3, 1.732, 24.94, 24.94 आ रहा है, लेकिन इन्होंने 24.9 ही लिया गया है आंसर में, तो आंसर इज 24.9 न्यूटन एट 30 डिग्री, मतलब बीच में एंगल बाइसेक्टर पर। ठीक, चलिए सॉरी 17th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 16 था 17। 4 इक्वल चार्जेस, ये भी पिछले क्वेश्चन में 3 थे, यहाँ पर कितने ले लिए, 4 इक्वल चार्जेस हैं, वही सेम मैग्नीट्यूड के 5 सेंटीमीटर के साइड पर रखे गए हैं, क्यू 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 क्यू, वही कहानी है। तो बताइए फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्ज, एक चार्ज पर कूलम्बिक फोर्स बताइए। तो मैंने कहा इसके वजह से कूलम्बिक फोर्स लगेगा ऊपर के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर, आर को ए ले लेता हूँ एक बारी, इसकी वजह से कूलम्बिक फोर्स लगेगा इधर के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर, ये दोनों की वजह से हो गया, और इसकी वजह से इधर लगेगा डिस्टेंस a√2 होने की वजह से इधर फोर्स लगेगा के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर। इस फोर्स का नाम है F1, इस फोर्स का नाम भी F1 और इस फोर्स का नाम है F2। तो अगर मैं चार्ज पर नेट फोर्स की बात करूं तो इधर लग रहा है F1, इधर लग रहा है F1, F1 और F2 90 डिग्री पर होने की वजह से इनका रिजल्टेंट इधर आएगा F1√2 आएगा भाई, और इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है विच इज F2, तो जो नेट फोर्स है वो 45 डिग्री पर आएगा एक्सटेंडेड साइड से, तो एक्सटेंडेड साइड से 45 डिग्री, और जो नेट मैग्नीट्यूड है एफ नेट इज गिवन बाय F1√2 प्लस F2, वेयर F1 इज KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर √2 और F2 इज KQ स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। बस अब हमें वैल्यूज रखनी है, औपचारिकता ये और कुछ नहीं है। 9 इंटू 10⁻9 क्यू स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू, डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 इंटू 10⁻12 अपॉन ए स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू √2 प्लस के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्यू स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू 10⁻12 अपॉन 2, ए स्क्वायर की जगह 25 इंटू 10⁻4। आंसर किस के टर्म में 27.5, मतलब न्यूटन के टर्म में आंसर देना है, तो 9 4 13 10 आएगा ऊपर, तो 36√2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25, और इधर आएगा 9 4 13 10 10 10 10 360 अपॉन 50, ये आंसर आएगा भाई। ये 360 अपॉन 25 लिखा हुआ, तो 360 अपॉन 25 इंटू √2 1.414, ये वैल्यू 20.36 आ रही है लगभग,
20.36 और ये वैल्यू आ रही है 360/50 की वैल्यू 7.2, जिसे ऐड करने पर अप्रॉक्सीमेट आंसर 27.56 न्यूटन आ जाएगा, जिसका अप्रॉक्सीमेटली 27.5 न्यूटन एचसीवी ने दिया है। ठीक है ना भाई, दिस इज द नेट फोर्स 27.5 न्यूटन। तो अगर चार्ज पार्टिकल को स्क्वायर्स पर रख दें तो उनके बीच में फोर्स भी निकाला जा सकता है। 18, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इट अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 विद द प्रोटॉन एट सेंटर। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन के अबाउट r रेडियस पर रिवॉल्व कर रहा है। अब सबसे पहले डाउट ये आता है रिवॉल्व कर क्यों रहा है। The hydrogen atom is said to be in ground state. In this case, find the magnitude of electric force between the proton and electron. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स बताइए। तो बस इनके बीच का फोर्स k q1 q2 by r square। k q1 1.6 into 10 to the minus 19, q2 भी 1.6 into 10 to the minus 19 divided by r square। r की वैल्यू है 0.53 into 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर अगर कर दूं तो 0.53 into 0.53 into 10 की पावर माइनस 20। आंसर में पावर में चला जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 0.53 इंटू 0.53 इंटू 10 की पावर 20 9 29 29 और माइनस 9, ये आएगा आंसर। ठीक, तो ये वैल्यू आ रही है 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 0.53 डिवाइडेड बाई 0.53, 8.2। सही है, मैच हो गया। तो 8.2 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 8.2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। यानी दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जो फोर्स लगा रहे होंगे वो इतने अमाउंट का फोर्स लगा रहे होंगे, 8.2 इंटू 10 पर माइनस 8 न्यूटन। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन इन द ग्राउंड स्टेट। अब स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें। जनरली बोहर एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल पर अगर अपन माने तो ये आप जानते हैं कि प्रोटॉन को रेस्ट पर माना जाता है, न्यूक्लियस को रेस्ट पर माना जाता है, और इलेक्ट्रॉन इसके अबाउट सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व हो रहा होता है। और क्योंकि आप सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हो तो आप ये जानते हैं कि इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा। इसका मतलब यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बराबर होगा mv² r के। तो जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला है उसको mv² r के बराबर कर दीजिए। तो 8.2 इंटू 10⁻⁸ बराबर इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻13 v²/r और r के लिए 0.53 इंटू 10⁻- कितना 10। v² की वैल्यू 8.2 इंटू 0.53 अपॉन 9.1 और 10 की पावर अगर कंबाइन करूं तो 31 ऊपर गया प्लस 31 और ये बना -18 तो +13, ये बनेगा आंसर 6 में। तो एक 10 को अलग रख लो तो v² इज 82 इंटू 0.53 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर 12। बाद में हम इसका अंडर रूट लेने तो 82 इंटू 0.53 डिवाइडेड बाय 9.1 ये आता है 4.8 के आसपास, और 4.8 का रूट ले लें तो 2.18 विच इज 2.2 के आसपास लिया होगा। 2.18 एग्जैक्ट आंसर ही आ रहा है फिर तो 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। वैसे 2.188 आता है लेकिन ठीक है, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना भाई, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं mv²/r। 20th क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास 10 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जो अलग अलग कोऑर्डिनेट पर रखे गए हैं। एक x=10 पर रखा गया है, एक x=20 पर रखा गया है, एक x=30 पर रखा गया, और लास्ट वाला चार्ज पार्टिकल रखा गया है x=100 पर। 10 चार्ज पार्टिकल हो गए। अगर आप काउंट करो तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 चार्ज पार्टिकल्स हैं। पहले का चार्ज है 1 इंटू 10⁻⁸, दूसरे का चार्ज है 8 इंटू 10⁻⁸, तीसरे का चार्ज है 27 इंटू 10⁻⁸, और लास्ट वाले का चार्ज अगर इसी से आप सोचोगे तो आएगा 1000 इंटू 10 की पावर -8, मतलब क्यूब किया और कुछ नहीं। जो पहला नंबर है उसका क्यूब। यहाँ पर पहला नंबर कौन है 1, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो यहाँ 10 है तो 10 का क्यूब 1000 इंटू 10⁻8 तो चलेगा ही चलेगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। 1 कूलम पर एक ओरिजिन पर रख दिया, इस पर फोर्स बताइए। तो इस पर सभी चार्जेस फोर्स लगाएंगे, और सभी चार्जेस अगर फोर्स लगाएंगे तो सभी चार्जेस का फोर्स लिख करके हमें ऐड करना पड़ेगा। तो पहले चार्ज का फोर्स लगेगा k q1। अच्छा एक काम करते हैं, इसको q मान लेते हैं, इसको 8q, इसको 27q, तो लास्ट वाला हमारा हो जाएगा 1000q। तो k q1 q2 बाय r² विच इज 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, प्लस
या एक काम करो, क्यू की वैल्यू पड़े रहने दो, बाद में रख देंगे। क्यू है 1 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है ना भाई। क्यू जो है 1 इंटू 10⁻⁻8 है, प्लस के Q1 Q2 है 8Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर विच इज 20 इंटू 10⁻²2 का होल स्क्वायर, प्लस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट वाली कहोगे के 1000Q अपॉन 100 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको एक एक करके सिंप्लीफाई करोगे तो आप खुद देखोगे बहुत अच्छी इक्वेशन बनेगी। ये लिखा हुआ है के क्यू अपॉन 100 इंटू 10⁻4, 100 इंटू 10⁻4 प्लस के क्यू अपॉन 2KQ अपॉन नीचे बनेगा 100 इंटू 10⁻4 प्लस तीसरा बनेगा के 3 3 9 तो 3KQ अपॉन नीचे बनेगा 100 इंटू 10⁻4 सॉरी प्लस 4 एंड सो ऑन। लास्ट वाली टर्म बनेगी 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करोगे 100 तो 10KQ इंटू 10⁻4 अपॉन 100 ये बनेगा। 20 डाल दो तो पहला फोर्स है KQ 100KQ प्लस 200KQ प्लस 300KQ और लास्ट वाला फोर्स आ जाएगा 1000KQ। 100KQ कॉमन ले लो यार, 100KQ कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते 10 और ये nn प्लस 1/2 बन गया तो 100। अब वैल्यू रख दो, 100K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻8 इंटू n क्या होता था, nn प्लस 1/2 होता है या nn माइनस 1/2 होता है, मेरे हिसाब से nn प्लस 1/2 होता है तो nn प्लस 1/2 ये वैल्यू आ रही है। तो ये मेरे हिसाब से आ गया, कितना आ रहा है भाई इसको सॉल्व करने पर, आंसर 10 की पावर में है क्या, अच्छा 10 की पावर 5 में आंसर है। तो ये 9 2 11 11 11 11 11 और एक 12 12 में से 8 गए तो 4 10 की पावर 4 और ये इधर बन गया 99/2 तो 99/2 अगर मैं करूँ तो 49.5 तो इस इज 4.95 इंटू 10 की पावर 5 4.95 इंटू 10⁻5 4.95 इंटू 10⁻5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें बस आपको फोर्स लिखते जाना है। ये मेहनत ही क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दिमाग कम और कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो मेहनत करते जाओ, इक्वेशंस लिखते जाओ और फाइनली आंसर निकालते जाइए।